हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, इसको जानने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होने चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कि किसी भी लिक्विड या फ्लूइड के पास कितनी टाइप्स की एनर्जीज जो हैं वो होती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि फ्लूइड के पास एनर्जी होती है, एक तो अपने पास प्रेशर एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तीन टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। उससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को, जिसमें हमने क्या सीखा था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने सीखा था कि जो ए होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, यानी कि जो एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था इससे पिछली क्लास के अंदर। और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उन्हीं को ये लेक्चर समझ आएगा, तो प्लीज़ आप पहले पिछला वीडियो जो है उसको देख लेना एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम बोर्ड के एग्जाम से हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन कहती है कि इट स्टेट्स दैट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is always a constant quantity। तो अब ये जो तीन एनर्जीज है आपके पास कौन कौन सी है, देखो प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इन तीनों एनर्जीज का जब हम सम करते हैं, इन तीनों एनर्जीज का जब हम क्या करते हैं, सम करते हैं। लेकिन सम कैसे करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से करना है। देखो आपको क्या बोला है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो फ्लूइड हमने कैसा लेना है, आइडियल फ्लूइड लेना है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसकी बात हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, या फिर ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो डेंसिटी होगी लिक्विड की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बात पहले कर ली है। स्ट्रीमलाइन फ्लो बताया था मैंने। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब हर एक लिक्विड के या फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, प्लीज उसको चेक कर लेना एक बार। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि जो तीन एनर्जीज हमने, तो पिछली क्लास में हमने इसके इसके और इसके तीनों एनर्जीज के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, पहले आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, आज हम बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक मेरे पास एक ट्यूब है या एक पाइप है मान लो। तो इसको हमने क्या किया है, ग्राउंड लेवल से H1 और H2 हाइट के ऊपर लिया हुआ है। मान लीजिए ये ए वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, और मान लीजिए ये बी वाला पोर्शन है। तो हमने क्या किया कि इस वाले जो हमारे पास ए वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमने A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, P1 हमने प्रेशर मान लिया है और V1 वेलोसिटी मान लिया। यहाँ पे A2, P2 एंड V2 एरिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम इस केस में हमने ले लिया है। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या कि यहाँ पे जो भी आपका फ्लूइड है, यहाँ पे जो भी आपका इस पॉइंट पे फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को जब आगे ट्रेवल करना होगा तो उसको किसी हाइट के ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ से हाइट देखो बढ़ रही है ना इधर को। तो जब भी फ्लूइड यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर जाने के लिए उसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ताकि वो फ्लूइड ऊपर चला जाए। अब वो वर्क डन किस किस के द्वारा होगा ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन होगा तभी तो फ्लूइड आगे बढ़ेगा ऊपर को, है ना। तो हम पहले तो ये बोलते हैं कि भाई P यानी कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये तीनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है बर्नौलीज थ्योरम का। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। इनके नीचे वॉल्यूम भी होगा क्योंकि हम पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, बट हमें लिखते हैं इसको ऐसे ही है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट कहाँ से करेंगे, क्या शुरू करेंगे हम यहाँ से निकालना। आप इस पॉइंट को देखिए, जो आपके पास सेक्शन ए है, जो ये ए पॉइंट है, उसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर पहले फोर्स। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो फोर्स आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर कितना है यहाँ पे P1 और एरिया कितना है A1। सो प्रेशर इज P1 एंड A1 इज द एरिया। सो प्रेशर इनटू एरिया आपके पास क्या हो जाती है, फोर्स हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, फोर्स हमने यहां से निकाल लिया। अब अगर मुझे यहां से वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन
वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। अगर मुझे ए पॉइंट के ऊपर वर्क डन निकालना हो, अगर मुझे ए पॉइंट के ऊपर वर्क डन निकालना हो, किसके द्वारा? प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क डन। देखो अब यहाँ पे प्रेशर लगेगा, और जब वो प्रेशर लगेगा तभी तो फ्लूइड ऊपर जाएगा ना, तो तभी तो फ्लूइड ऊपर जाएगा। अब देखो प्रेशर एनर्जी लगने से क्या होगा कि आपके पास हाइट पर फ्लूइड जा रहा है, तो हाइट पर फ्लूइड जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। हाइट पर फ्लूइड जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और साथ में फ्लूइड मूव भी कर रहा है आगे को, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि जो काम प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया जाएगा, जो वर्क डन प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया जाएगा, वो बाद में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम प्रेशर एनर्जी करेगी वही काम आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम में। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी आपने पढ़ा होगा, तो वही हम यहाँ पे आगे जाके लगाएंगे। तो पहले हम इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो प्रेशर एनर्जी ने यहाँ पे कुछ काम किया है, प्रेशर लगा है तभी तो फ्लूइड ऊपर गया है, तो वो काम कितना होगा? वो काम क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड कह लो, इन 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड की जगह पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो। तो हम 1 सेकेंड यहाँ पे मान के चलते हैं। देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो देखो मान लो 1 सेकेंड में, मान लो ये आपका इतना इतना मैंने एक पोर्शन मान लिया फ्लूइड का, मान लो ये पोर्शन है फ्लूइड का, तो 1 सेकेंड में ये कुछ आगे मूव किया होगा। देखो ये आगे मूव किया, तो यहाँ से भी फ्लूइड क्या होगा? आगे को मूव होगा। तो 1 सेकेंड में और 1 सेकेंड में हमने चेक किया, ठीक है ना, 1 सेकेंड में कितना मूव किया? यहाँ से भी, जब यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ से भी मूव करेगा आगे को। तो इसलिए हम 1 सेकेंड के केस में यहाँ पे मान के चल रहे हैं इसको। तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मान लो आप यहाँ से, डिस्टेंस मान लो आप यहाँ से, देखो फोर्स की जगह मैं प्रेशर इंटू एरिया भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं P1 इंटू A1 इंटू, मान लो मैंने यहाँ मान लिया जो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है, तो मैंने उसको डेल्टा L1 मान लिया। 1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बहुत छोटा था ना, तो मैंने उसको क्या मान लिया? डेल्टा L1 मान लिया। ठीक है, तो ये वही डेल्टा बने, क्योंकि हमने बिल्कुल 1 सेकेंड में देखा कि वो फ्लूइड कितना आगे को मूव किया है, वही हम यहाँ पे चेक किया है। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब ये जो डेल्टा L1 है, मैंने क्या बोला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इन 1 सेकेंड। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं? मैं बेसिकली कह रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इन 1 सेकेंड मतलब टाइम, कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है। या आप डिस्प्लेसमेंट टाइम बाय टाइम कर लोगे तो वो भी क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता ही है आपको, है ना, कि अगर हम सिर्फ डिस्टेंस, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब मैं इसकी जगह ये जो मेरे पास है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मुझे उसको स्पीड या वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो भी वो भी मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ भाई? मैं यहाँ कैसे कह सकता हूँ? P1 A1 V1। देखो P1 A1 V1, P1 A1 V1, क्लियर है? तो मैंने डेल्टा L1 क्या था? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था, पर यूनिट 1 सेकेंड में था, तो पर यूनिट टाइम को डिस्टेंस बाय टाइम तो आप, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को आप वेलोसिटी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? उसको V1 मान लिया। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास P1 A1 V1 आ गए। सिमिलरली हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे निकाल लो। तो बी पॉइंट पे क्या आ जाएगा? आप बी पॉइंट पे लिख सकते हो सिमिलरली P2 A2 V2, P2 A2 V2
हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, देखो यहाँ पे माना था ना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिया। ठीक है, बी पॉइंट पर इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। टोटल वर्क डन कितना करेगी? प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी टोटल वर्क डन कैसे लिखोगे आप? टोटल वर्क डन लिखोगे, आप बोलोगे P1A1V1 माइनस P2A2V2। P1A1V1 माइनस P2A2V2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V1 वेलोसिटी V2, फिर A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो हम टोटल वर्क डन जो निकालेंगे वो हम माइनस करके निकालेंगे। इसके पीछे बहुत रीजंस हैं, क्योंकि देखो प्रेशर P1 यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा ना, P1 वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो फ्लूइड ऊपर को जाएगा, तो इसीलिए इसको हमने आगे लिखा है। बड़े वाले प्रेशर में छोटा वाला प्रेशर माइनस होगा, तो इसीलिए इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन को। अब ये जो टोटल वर्क डन है, अब ज़रा याद कीजिए, वी ऑल्सो नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम जानते हैं कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 विच इज इक्वल्स टू V। देखो ये वाला जो रिलेशन है ये मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आपको बताया था कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल्स टू V के बराबर होता है। V इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, एंटरिंग एट पॉइंट A पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट पॉइंट A पर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को देखना, समझ आ जाएगा भाई। तो उसको हम ऐसे लिखते थे। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मास बटे डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ये आपको पता है। तो देखो अगर मैं इस चीज को, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं इस पूरी A1V1 और A2V2 की वैल्यू को मैं यहां से उठाकर इसमें पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखो P1 A1V1 की जगह क्या आ जाएगा? m बाय रो माइनस P2 m बाय रो विच इज इक्वल्स टू, सॉरी है ना, इतना ही आएगा, है ना। तो ये मेरे पास टोटल वर्क डन आ गया। मान लो ये टोटल वर्क डन W आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास यहाँ से रिलेशन निकल आया भाई। सो P1 m बटा रो माइनस P2 m बटा रो, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क डन। और मैंने इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है, और मैंने डेंसिटी को रो1 और रो2 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ उसको रो लिखा है। उसके पीछे का रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि दिस इज एन आइडियल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर डेंसिटी क्या है? ठीक है, कांस्टेंट हम मानकर चल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से ये मेरे पास आ गया P1 m बटा रो माइनस P2 m बाय रो। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेटा जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर की वजह से जो प्रेशर एनर्जी हुई है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। इसको बढ़ा रही है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम पोटेंशियल एनर्जी में टोटल इंक्रीज निकाल लेते हैं भाई, कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी टोटल इंक्रीज। तो टोटल इंक्रीज कितना होगा? देखो ये H2 वाली हाइट बड़ी है, तो H2 वाली हाइट पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी हाइट की वजह से, तो हम लिख सकते हैं mgH2 माइनस mgH1। यह वाली हाइट कम है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। सिमिलरली मैंने लिख सकता हूं टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा टोटल? तो आप क्या बोल सकते हो टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? आप कह सकते हो कि भाई हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर, हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी जो है बेटा वो v2 वाली वेलोसिटी यहाँ है, v1 वाली वेलोसिटी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म ज़्यादा है, ये वाली टर्म कम है। और आपको पता है कि आप क्या लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो, तो इस वजह से इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कंजर्वेशन हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी कंजर्वेशन हम कह सकते हैं, यहां से मैं इसको, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो देखिए, तो वर्क एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जितनी मेरे पास प्रेशर एनर्जी में जो भी मेरे पास वैल्यू आई थी, जो भी मेरी प्रेशर एनर्जी की वैल्यू आई थी, अगर मैं उस प्रेशर एनर्जी की वैल्यू को इसके और इसके सम के बराबर कर दूं तो मेरे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता था कि भाई टोटल इंक्रीज इन प्रेशर, जो मेरे पास प्रेशर एनर्जी के द्वारा जो वर्क डन आया था, यानी कि मेरे पास क्या आया था, P1 m बाय रो प्लस P2 m बाय रो, इस तरीके से आया था, ठीक है। P1 m बाय रो प्लस P2 m बाय रो विच इज इक्वल्स टू योर, इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा mgh2 माइनस mgh2 माइनस mgh1 और ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, और उसके बाद आ जाएगा 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से m है और यहाँ पे भी सभी जगह m आ रहा है, तो मैं क्या m कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये वाला m जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सभी टर्म्स में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, P1 बाय रो प्लस P2 बाय रो, P1 बाय रो प्लस P2 बाय रो विच इज इक्वल्स टू GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो रो है, इस रो को अगर मैं नीचे से इन सारी टर्म्स की तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, देखो इस रो को एलसीएम लेकर इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, P1 प्लस P2, एक सेकेंड, हाँ हमने पीछे जब निकाला था ना, इसमें जब पीछे हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे माइनस था, है ना, हाँ माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, नेगेटिव और नेगेटिव होगा। अच्छा देखो ये माइनस आ गया यहाँ पे, P1 माइनस P2, ये रो इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रो जी एच टू माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। भाई बोलो समझ आया आपको? समझ आ गया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, जो भी वर्क डन प्रेशर एनर्जी के द्वारा किया गया था वो वर्क डन किसको बढ़ाने में काम आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी पूरी सीरीज़ को, आज हमारा 22वां लेक्चर है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा फ्लूइड का आज 22वां लेक्चर है जो मैं ले रहा हूँ। 21 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हमने, 22वां लेक्चर जितना मुझे याद है 22वां लेक्चर हो रहा है ये, तो इसमें हम बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं और आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी पूरे यहाँ पे फिजिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो HP बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, HP बोर्ड के लिए बिल्कुल अच्छा कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, P1 माइनस P2 किया, इस तरफ से किया। अब देखो अगर मैं P1 को यहाँ रहने दूँ और इसमें रो जी H1 को इधर ले आऊँ शिफ्ट करके, तो आ जाएगा प्लस रो जी H1, और अगर मैं इस हाफ रो V1 को स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो आ जाएगा प्लस का हाफ रो V1 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचेगा बेटा, इस तरफ P2 इधर आ जाएगा तो P2 प्लस रो जी H2, रो जी H2, ये वाला जो रो जी H2 आपके पास, ये रो जी H2 और प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो ये वाले प्रेशर एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का जो सम है वो इधर वाली पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर के सम के बराबर हो रहा है। इट मीन्स, और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर शुड बी योर कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। यहीं तक आपने इसको लिखना है अपने एग्जाम में, अपने स्कूल एग्जाम में जब आपको एक अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं और वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड वगैरह हम किसको बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो नीट और जेईई में आए हुए हैं। और एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं वेंचुरीमीटर, उसको भी हम देखेंगे इसी में, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा ये पे खत्म होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।